हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टीचिंग लाइन पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग देखिएगा पर्यावरण का जो प्रैक्टिस सेट है वो हम लोग चौथा पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज 30 MCQ के प्रश्न इसमें देखेंगे, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी, ठीक ना। तो यह आपको ध्यान रखना है, चलेगा। और आप लोग बस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चलेगा। आज का पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम में पारित किया गया था। तो यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि यह पारित किया गया था कि पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार पर केंद्रित था। यह आपको याद रखना है। यह लागू किया इसको पारित किया गया था 1986 में, ठीक ना। अगर लागू पूछा जाए कि लागू अगर पूछा जाए डेट सहित, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 19 नवंबर, याद रखना, 19 नवंबर 1986 में, ठीक ना। 19 नवंबर 1986 में इसे लागू किया गया था। अगर बात की जाए यहाँ पे अनुच्छेद पूछ लिया जाए कि ये इसका जो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में अगर इसका वर्णन है तो ये भी ध्यान रखिएगा। 253, याद रखना, 253 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कुछ अधिनियम है उसको भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे पूछ लिया जाता है वन्य जीव, याद रखना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, याद रखना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और उसके बाद पशु क्रूरता अधिनियम 1960, याद रखना, पशु क्रूरता अधिनियम 1960, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैविक विविधता अधिनियम 2002, ठीक ना, 2002, यह जैविक विविधता अधिनियम 2002। तो इतनी आप बातें ध्यान रखिएगा हमारी बात को, तो आप यहाँ से प्रश्न कर सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। चलिएगा आगे चलते हैं। पर्यावरण शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में कब जोड़ा गया था। तो पर्यावरण शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में कब जोड़ा गया था, यह आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिएगा, बात की जाती है यहाँ पे कब जोड़ा गया था, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बताइएगा कि 1970 में, सबसे पहले तो 1970 में पृथ्वी दिवस की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ये अब बातें ध्यान रखिएगा, लेकिन आप इसी को लगाइएगा 1970 को ऑप्शन, ठीक ना। इसकी शुरुआत की गई थी, एग्जाम में पूछ लिया था। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम था वो 1975 में अस्तित्व में आया था, ठीक ना। 1975 में अस्तित्व में आया था। ये आपको प्रश्न याद रखना होगा। यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि जो यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो यह याद रखना, यूनेस्को के द्वारा, ठीक ना, यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था यह कार्यक्रम। एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 1972 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समक्ष विचारणीय विषय क्या था। तो यह आप बताइएगा, विचारणीय विषय आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, यह क्या था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बताइएगा, पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण और मानव पर्यावरण। तो यह आपको याद रखना है कि स्टॉकहोम में 1972 में, स्वीडन की राजधानी कहाँ पे, अगर पूछा जाए कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, 1972 में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। जो कि इसका जो विषय था, यह अगर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो विषय आप ध्यान रखिएगा। इसका विषय क्या था, तो इसका विषय था मानव पर्यावरण, ठीक ना। इसका विषय था मानव पर्यावरण। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। यह कब से कब चला था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 5 जून से 16 जून, याद रखना, 5 जून से 16 जून 1972 तक चला था, ठीक ना। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको इतनी बातें ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है समस्त प्राणियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए, मानव के स्वास्थ्यप्रद और सुरक्षित जीवन के लिए, शिक्षा का प्रसार करने के लिए, मानव जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए। यहाँ पर बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। पर्यावरण सुरक्षा शिक्षा की आवश्यकता है, क्यों है हमें, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो हमारे समस्त प्राणी जीव हैं उसकी स्वास्थ्य, सुरक्षा और उसको अस्तित्व की रक्षा के लिए हमें पर्यावरण की शिक्षा लेनी चाहिए। यह एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ था। तो यह अभी हम बात कर चुके हैं कि कब प्रारंभ हुआ था, अभी हम बताए हैं। तो यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 1970 में, 1972 में, 1975 में, 1980 में। तो अभी आप बताएं कि हम कब हुआ था, यह अस्तित्व में आया था। तो 1975 में ये इस कार्यक्रम से प्रारंभ हुआ था। तो 1975 में इससे अस्तित्व में लाया गया था, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रति वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। प्रति वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसको बताइएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक ना। इसको बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा। देखिएगा, सबसे पहली बार तो आपको इतनी बातें ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहली बार कब मनाया गया था। तो यह मनाया गया था 1974 में। कब मनाया गया था, 1974 में मनाया गया था। कि यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया था। याद रखना, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह मनाया गया था। ये भी बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह बातें आपको याद रखना है। जो कि यह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ठीक ना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर 26 जनवरी की बात की जाए तो यह याद रखना, भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। याद रखना, भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 4 जुलाई को विश्व कोकोनट दिवस मनाया जाता है। याद रखना, विश्व कोकोनट, याद रखना, कोकोनट दिवस मनाया जाता है, कोकोनट दिवस है। और 11 जुलाई की बात की जाए तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व, याद रखना, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ और हम आपको बता देते हैं, दिवस एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसे पूछा जाता है 2 दिसंबर, याद रखना, 2 दिसंबर पूछ लिया जाता है। तो यह इस दिन क्या मनाया जाता है, 2 दिसंबर को 2 चीज़ मनाई जाती है। एक है हमारा विश्व, याद रखना, विश्व कंप्यूटर, याद रखना, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर, याद रखना, साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 2 ही दिसंबर को, याद रखना, 2 ही दिसंबर को मनाया जाता है विश्व प्रदूषण निवारण दिवस। याद रखना, विश्व प्रदूषण निवारण दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे 5 जून ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे सही है। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, पर्यावरण उन समस्त बाह्य दशाओं एवं प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन एवं विकास पर प्रभाव डालते हैं। यह कथन किसका है, यह आपको इतनी बातें ध्यान रखना है। किसने कहा है, ट्रांसले ने कहा है, हर्षकोविट्स ने कहा है, डगलस ने कहा है और E.S. रॉस ने कहा है। तो यह आप याद रखना कि जो पर्यावरण है हमारा, यह समस्त बाह्य दशाओं एवं प्रभावों का योग है जो कि प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालता है पर्यावरण हमारा। तो यह आप ध्यान रखिएगा। इसमें यह हर्षकोविट्स ने कहा है, ठीक ना, हर्षकोविट्स ने कहा, यह इनका कथन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट 2018 की थीम, यहाँ पे 18 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 25 होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे 25 होना चाहिए था, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 25 होना चाहिए था, यहाँ पे 25 बना लीजिएगा, यहाँ पे 25 होना चाहिए था। ये बातें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2025 याद रखना। विश्व विकास रिपोर्ट 2025 की थीम आपसे पूछा जाए तो यह आपको बताना है। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। देखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर द डेवलपमेंट, द मिडिल्स इनकम ट्रैप, माइग्रेट रिफ्यूजी एंड सोसाइटीज, फाइनेंस फॉर द इक्विटेबल रिकवरी, यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें देखिएगा 2025 की थीम पूछा है, तो हमारा जो 2025 की थीम है स्टैंडर्ड फॉर द डेवलपमेंट, ठीक ना, यह हमारा थीम है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2024 की थीम आप याद रखना, 2024 की थीम है मिडिल इनकम ट्रैप। उसके बाद 2023 की थीम पूछा जाएगा, तो यह है माइग्रेट रिफ्यूज एंड सोसाइटी। फाइनेंस फॉर द इक्विटेबल रिपोर्ट की बात की जाए तो यह 2022 की है। यह आपसे प्रश्न इतना आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, बताइएगा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, बाढ़ नियंत्रण से, दूध उत्पादन से, वन संरक्षण से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से बताएगा फ्लड ऑपरेशन संबंधित किससे है, यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें देखिएगा ऑपरेशन फ्लड की बात की जाए तो यह याद रखना दूध से संबंधित है, ठीक ना, दूध उत्पादन से संबंधित है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूध उत्पादन से संबंधित है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसे कहा जाता है श्वेत क्रांति। याद रखना, श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए यहाँ पे एक और प्रश्न देखिएगा, वन्य संरक्षण अधिनियम, वन्य संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम बना था यह कब बना था, तो ये भी ध्यान रखिएगा 1980 में, ठीक ना। यह याद रखना, वन्य संरक्षण अधिनियम अगर पूछा जाए तो यहाँ पे 1980 आपको ध्यान रखना है। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, मृदा प्रदूषण का कारण क्या है, मृदा प्रदूषण का कारण आपसे पूछा है। भूक्षरण,
गहरी गहरी यहाँ पे कृषि वृक्षारोपण यहाँ पे देखिएगा उर्वरकों का प्रयोग। बताइएगा इसमें से कौन सा सही होगा। बताइएगा इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही है। देखिएगा मृदा प्रदूषण की बात की जाए तो मृदा प्रदूषण जो उर्वरक का प्रयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं, खेतों में छिड़काव करते हैं, ठीक ना। यह देखिएगा कीटों को मारने के लिए या फसल को बचाने के लिए ज़्यादा कीटों उर्वरक का छिड़काव करते हैं अलग अलग तरीके का। तो यह आपको याद रखना है कि यह जो हमारा मृदा है उससे क्या होता है, खराब हो रही है। तो इसका कारण यही हमारा कि जो मृदा प्रदूषण हो रहा है इसी से हो रहा है। और आप इतनी बातें और ध्यान रखिएगा, जो कूड़ा करकट है हमारा, जो प्लास्टिक है और जो तमाम चीज़ें हैं उससे भी हमारा मृदा प्रदूषण होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, प्रदूषण को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम उपाय बताइएगा। इसमें से बताइएगा प्रदूषण को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। वृक्षारोपण, जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा का प्रसार, परिवार कल्याण। इसमें से आपको बताना है कि प्रदूषण को कम किया जा सकता है किससे। इसको आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। देखिएगा सबसे अच्छा जो उपाय होगा हमारा यह वृक्ष लगाना, ठीक ना, वृक्षारोपण करना, जिससे कि हमारे वृक्षों लगाने से हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वह पौधा क्या वृक्ष जो होगा वो अवशोषण कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यह हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन है। आगे चलते हैं। देखिएगा प्रदूषण की समस्या हल हो सकती है। बताइएगा प्रदूषण की समस्या कैसे हल हो सकती है। तो यह आप बताइएगा सामान्य शिक्षा द्वारा, सामाजिक शिक्षा द्वारा, स्त्री शिक्षा द्वारा, पर्यावरण शिक्षा द्वारा। तो यह बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा। देखिएगा अगर प्रदूषण की समस्या को हल करना है तो इसके लिए हम सतत प्रयास और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता हमें पड़ती है। इसमें जब हमें आवश्यकता ऐसे पड़ेगी तब जाके हमारा जो पर्यावरण शिक्षा है, पर्यावरण जो है इसकी समस्या खत्म हो सकती है। इसमें हमें क्या जरूरत है पहले कि पर्यावरण शिक्षा हमें पहले जरूरत है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। बताइएगा इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा। सामान्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा और स्त्री शिक्षा। तो पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है वह क्या हो सकती है। तो यह आप याद रखना कि वह हमारा सबसे जो सर्वाधिक उपयोगी होगी पर्यावरण के लिए वो हमारा पर्यावरण शिक्षा होगा। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए। औद्योगिकरण की प्रतिक्रिया को धीमा करना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करना और प्राकृतिक संसाधन को नष्ट होने से बचाना। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपको ध्यान रखना है कि इसका मूल उद्देश्य सबसे क्या होना चाहिए कि जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है उसको हम उसको बचा के रखें, उसको नष्ट होने से बचाएं। तो यह हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन है, ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी। ठीक, चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल में ओजोन गैस किस प्रकार धरती की रक्षा करती है। बताइएगा ओजोन जो गैस है किस प्रकार धरती की रक्षा करती है। सांस लेने के लिए आवश्यकता, अल्ट्रावायलेट यूवी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है, यह ध्वनि तरंगों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा वायुमंडल में हमारे एक क्या है, ओजोन परत है जो कि ओजोन गैस है। वह आप ध्यान रखिएगा जो हमारे सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उसको हमारी ओजोन जो परत है उसको क्या करती है, अवशोषण करती है, उसको सोखती है, उसको बचाती है, हमें पृथ्वी को बचाती है। यह आप ध्यान रखिएगा किससे बचाती है, तो अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से बचाती है। ठीक ना, यह आप ध्यान रखिएगा। अल्ट्रावायलेट से बहुत से रोग होते हैं, त्वचा कैंसर हो जाता है, अलग अलग तरह के बीमारियां हो रही हैं। यह ओजोन आपको ध्यान रखना है, यह अल्ट्रावायलेट से होता है। आगे चलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक गंभीर प्रभाव डालने वाली गैस कही जाती है। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा। यहाँ पे ग्रीन हाउस, ये सभी हमारे ग्रीन हाउस गैस है। यह आप बताइएगा इसमें से कौन सी गैस है जो सर्वाधिक गंभीर प्रभाव डालती है गैस। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा। मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। यह आप ध्यान रखिएगा सबसे जो आप याद रखना हमारे वातावरण में, हमारे ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालती है कार्बन डाइऑक्साइड डालती है। ठीक ना, यह आप इतनी बातें ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यही हमारा जो वातावरण का संतुलन बिगाड़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं। देखिएगा वायुमंडल में कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। बताइएगा
वायुमंडल में कौन सी गैस है जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? बताइएगा। ऑक्सीजन, ओजोन, नियोन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी हम बताए हैं कि वह कौन सी गैस है, तो यह ओजोन है, ठीक ना। यह आप इतनी बातें याद रखना। एक बात और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ओजोन दिवस पूछा जाता है यह एग्जाम में। तो यह आप याद रखना, ओजोन दिवस पूछा जाए तो यह कब मनाया जाता है, तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। यह 16 सितंबर को, ठीक ना, 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये बातें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, प्रकृति में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है। बताइएगा, प्रकृति में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? समुद्री जल, वर्षा का जल, पर्यावरण, हरे पेड़ पौधे। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? हमारा समुद्र का जल होता है, वर्षा का जल होता है, पर्यावरण होता है, हरे पेड़ पौधे। तो आप ध्यान रखिएगा, जो ऑक्सीजन हमारे वातावरण में पाए जाते हैं वह पेड़ से पाए जाते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा जो मुख्य स्रोत है हमारा पेड़ पौधा होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको भी आपको ध्यान देना है। देखिए, अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में कितनी पाई जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा 21%, ना, यह लगभग 21% पाई जाती है एग्जाम में। नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन जो है हमारी 78% पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, और आगे हम बताते हैं। चलिएगा, आगे चलते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस का सांद्रण सर्वाधिक मात्रा में है? बताइएगा, वायुमंडल में कौन सी गैस का सांद्रण सर्वाधिक मात्रा में होता है? ऑक्सीजन गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, नाइट्रोजन गैस का, ओजोन गैस का। तो वायुमंडल में कौन सी गैस का सांद्रण सर्वाधिक मात्रा में होता है, ये आपको बताना है। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो अभी बताएंगे जो सबसे सर्वाधिक जो मात्रा में जो सांद्रण होता है वो कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन गैस। याद रखना, यही हमारी 78% होती है। इसमें ध्यान रखिए। ऑक्सीजन की बात की जाए तो यह लगभग 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो यह हमारी कितनी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है। और वहीं आर्गन की बात की जाए, ठीक ना, आर्गन जो गैस है, आर्गन गैस याद रखना, आर्गन गैस 0.93% पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। ये बातें आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही है। चलिएगा, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए सर्वाधिक खतरनाक है? तो अम्ल वर्षा के लिए सर्वाधिक खतरनाक है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड। तो बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? अम्ल वर्षा के लिए सर्वाधिक खतरनाक है कौन सी? इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिएगा, जब हमारी वर्षा होती है, ठीक ना, वायुमंडल में जब वर्षा होगा तो इसमें जो हमारे वातावरण में जो गैस होती हैं उसके साथ वह क्या कर लेता है, उसके साथ प्रतिक्रिया, उसके साथ ऑक्सीकरण कर लेता है। तो यह उससे जो गैस निकलती है, याद रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वह सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है वायुमंडल में कि जल और जो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, प्रतिक्रिया करके तो वह सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, तो वह सबसे खतरनाक होती है अम्ल वर्षा। ये बातें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? डेसिबल किससे मापने की इकाई है? बताइएगा, गहराई मापने की इकाई, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई, तापमान को मापने की इकाई, वायु दाब पता करने की इकाई। तो देखिए, गहराई किस में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है या फुट में मापा जाता है? ये इसमें मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, ये भी याद रखना, यहाँ पे डेसिबल में मापी जाती है। इस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तापमान की बात की जाए तो यह आपको याद रखना केल्विन में मापा जाता है, सेल्सियस में मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, यह आप याद रखना। उसके बाद हमारा देखिएगा वायु दाब जो इस मापा जाता है यह बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक ना, याद रखना बैरोमीटर से मापा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा बी। चलेगा, पर्यावरण अवनयन अपकर्ष से अभिप्राय है। बताइएगा, पर्यावरण अवनयन से अभिप्राय क्या है? पर्यावरणीय गुणों का खतरनाक रूप से निम्नीकरण होना, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण में नकारात्मक परिवर्तन लाना, पारिस्थितिक असंतुलन की स्थिति का दिग्दर्शन होना, उपरोक्त में से सभी। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिएगा, यह ऑप्शन जो हमारा सही है ना, यहाँ पे सभी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि पर्यावरण गुणों का खतरनाक रूप से निम्नीकरण हो रहा है और मानवीय क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण में नकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। जो मानव तमाम तरह के जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, नकारात्मक जो औद्योगिक क्षेत्र हो रहा है, ये सभी जो हो रहे हैं इसमें हमारे वातावरण में क्या होता है, उसका प्रभाव पड़ रहा है।
पारिस्थितिक असंतुलन की स्थिति का दर्शन होना, यह सभी है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया था ओस्लो में, स्टॉकहोम में, कोपेनहेगन में, लंदन में। यहाँ से प्रश्न दो कन्फ्यूजन क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। देखिएगा एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पे है, तो आप याद रखना कि यह कहाँ पे, नार्वे के ओस्लो में, ठीक ना, नार्वे के ओस्लो में है, यह आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना स्थल आपसे पूछा जा सकता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना स्थल पूछा जाएगा, तो यह कहाँ पे है, तो यह याद रखना मैनचेस्टर इंग्लैंड में, ठीक ना, इंग्लैंड में है। ये बातें ध्यान रखिएगा। यह स्थल अगर पूछा जाए तो यह मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, और सूचना केंद्र स्थापित किया गया था तो ओस्लो में किया गया था। ये बातें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा निम्नांकित देशों में से कौन सा देश अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक दुष्प्रभावी है, बताइएगा। अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक दुष्प्रभावी है, चीन है, जापान है, नॉर्वे है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। जो अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है तो वह नॉर्वे है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या औद्योगिकीकरण है, उसके वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा यहाँ पे होती है, इसको आपको याद रखना है। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा निम्नांकित रोगों में से कौन सा रोग जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारण होता है, तो आर्सेनिक की बहुलता के कारण क्या होता है, अल्जाइमर होता है, पार्किंसन होता है, त्वचा कैंसर होता है, मंदाग्नि होता है। तो यह आप बताइएगा कौन सा रोग होता है, इसमें से कौन सा रोग होता है। देखिएगा इसमें से अगर पूछा जाता है आर्सेनिक से होने वाला रोग, तो इससे जो होता है हमारा त्वचा कैंसर होता है। आप लोग देखेंगे त्वचा हमारी कैसे हो जाती है, यह छिट्टीदार, जैसे हमारे शरीर पे क्या होता है, काले काले धब्बे हो जाते हैं, स्किन लाल हो जाती है, ये सभी कैंसर के हमारे लक्षण होते हैं, जो कि यह स्किन कैंसर के। और इससे हानिकारक, आर्सेनिक से जो हानिकारक हमें पहुंचता है वह फेफड़ा भी होता है, याद ना, फेफड़ा भी हमें फेफड़े पर भी इसका असर पड़ता है, और मूत्रालय पर और यकृत पर, याद ना, यकृत पर, इसका लीवर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, गुर्दे पे पड़ता है, याद ना, गुर्दे पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। ये सभी आपको इतनी बातें ध्यान रखना है, ठीक ना। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। टाइगर स्टेट का गौरव निम्नांकित राज्यों में से भारत के किस एक राज्य को प्राप्त है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से बताएगा टाइगर स्टेट की बात की जाए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो टाइगर पाए जाते हैं यह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक ना, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसी के आधार पर यहाँ पे जो टाइगर स्टेट इसे नाम दिया गया है। सबसे ज़्यादा टाइगर जो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ये बातें ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी तल का लगभग 71% भाग ढका हुआ है, किससे, भूमि से, हवा से, जल से, कोयले से। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा। जो 71% भाग जो ढका है वह किससे ढका है, यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा। देखिएगा जो हमारे पृथ्वी पर पूरे भाग का 71% सिर्फ जल है हमारा, ठीक ना, 71% सिर्फ जल है। और इसको ध्यान रखिएगा, 71% इस पर पूछा गया है, प्रश्न कई बार है, तो इसको आपको याद रखना है। चलेगा। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है, बताइएगा। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है। नगरीकरण होगा, औद्योगिकीकरण होगा, विश्व के तापमान में वृद्धि और अम्ल वर्षा। तो यह आप बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, बताइएगा। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण जो है हमारा विश्व में तापमान की वृद्धि, ठीक ना, विश्व में तापमान की वृद्धि होगी तो ये हमारा क्या होगा कि वर्षा हमारी जो होगी कम होगी। ये आप याद रखना, वर्षा हमारी कम होगी, यहाँ पे जो संकट हमारा जल का बना रहेगा। ये बातें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को, 1 दिसंबर को। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से पूछा जाता है गांधी जयंती, ठीक ना, जयंती आपसे पूछा जाता है, गांधी जयंती मनाई जाती है। इसमें आपको इतनी बातें ध्यान रखना है। 11 जुलाई को ऑप्शन हमारा जो सही होगा, यहाँ पे वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, और जो कि 11 जुलाई से 7 जुलाई, याद ना, 11 जुलाई से 7 जुलाई तक यह
वन महोत्सव मनाया जाता है। यह बातें ध्यान रखिएगा। 1 दिसंबर को हमारा विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। विश्व, याद है ना, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप के ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली, इक्वाडोर के कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, अंटार्कटिका के माउंट अरबुस ज्वालामुखी को, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप इतनी बातें देखिएगा, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकल सकता है। देखिए इक्वाडोर में आपसे पूछा जा सकता है, तो कोटोपैक्सी कहाँ पे है? तो इक्वाडोर में है। यहाँ पे देखिएगा अरबुस ज्वालामुखी याद रखना, तो ये कहाँ पे? अंटार्कटिका में है। यह आपको इतनी बातें याद रखना है। सिसिली पाल की बात की जाए तो सिसिली पाल के उत्तर में लिपारी द्वीप में ज्वालामुखी जो है स्ट्रोम्बोली, जो स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यही हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसको याद रखना। और ये कहाँ पे है अगर पूछा जाए ये कहाँ पे है, तो यह इटली में है, ठीक ना, यह इटली में है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए आज के लिए हम लोग ये 30 प्रश्न देखे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों का हमारा कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी क्लास आपको कैसे लगी, इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।